नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी को कल मैंने अवगत करा दिया था कि आप लोगों का डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 का रिजल्ट जो है घोषित हो चुका है। जिन जिन का भी सिलेक्शन हुआ है, एक बार बहुत बहुत बधाइयाँ सभी लोगों को। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा हमें। और जो लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, 1-2 नंबर से रुक गए हैं, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी काउंसलिंग कब तक होगी और काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस प्रकार से काउंसलिंग की प्रोसेस रहती है। और बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि उनको कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, उसके लेके भी बात करने वाले हैं। उसके बाद वेटिंग लिस्ट को बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर हमारा सेम कट ऑफ पर नंबर है लेकिन डेट ऑफ बर्थ की वजह से नहीं हुआ है, या 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, 3 नंबर कम है, कितने मार्क्स नीचे तक जाएगी और कब वेटिंग लिस्ट आएगी, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए ज़्यादा समय खराब न करते हुए सीधे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल था आप लोगों का काउंसलिंग की तिथि को लेकर। अभी काउंसलिंग की एग्जैक्ट तिथि अभी नहीं आई हुई है, परंतु जो संभावित तिथि लग रही है मुझे, वो आपकी संभावित तिथि लग रही है 12 जनवरी से। 12 जनवरी से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। परंतु जब इसका ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा मैं आपको दोबारा से कंफर्म करवा दूंगा। ये मेरे हिसाब से संभावित तिथि है। अब आगे बात करते हैं कि काउंसलिंग प्रक्रिया होती क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस उनके 2 कॉपियाँ फोटो स्टेट कॉपी, जेरॉक्स कॉपी बना के सेट बना लेने पूरे। और उनको लेके आपको जो डेट दी जाएगी काउंसलिंग की तिथि में, उस तिथि में देहरादून SCRT जाना पड़ेगा और वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके डेट से संबंधित समस्याएं दूर हो गई होंगी। अब मैं बताता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट चाहिए क्या क्या। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल की विज्ञप्ति में उल्लेखित शैक्षिक अर्हताएं से एवं अन्य संबंधित समस्त मूल प्रमाण पत्रों की जांच समिति के सम्मुख अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा, जिसका विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हाई स्कूल परीक्षा का अंक पत्र, हाई स्कूल परीक्षा का प्रमाण पत्र। जिनका 2015 या 15 के बाद का है उनका ये दोनों कंबाइंड होता है और 15 से पहले वालों का अलग अलग होगा। ठीक है, उसके बाद सेम इंटर का अंक पत्र और इंटर का प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन के प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक सेमेस्टर का अंक पत्र और ग्रेजुएशन का आपका प्रमाण पत्र। ठीक है, डिग्री जिसे कहते हैं वो भी चाहिए, और आपका जो मार्कशीट्स होती है प्रत्येक सेमेस्टर या प्रत्येक वर्ष की, वो भी आपको चाहिए होगी। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, अगर आपने जाति प्रमाण पत्र लगाया है और जाति कैटेगरी का फ़ायदा उठाया तो आपको अपना कैटेगरी का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जिसमें SC ST OBC और EWS वालों को अपना अपना सर्टिफिकेट देना होता है। और ये सर्टिफिकेट आपका वैलिड होना चाहिए। ठीक है, OBC का सर्टिफिकेट 3 साल का होता है, तो 3 साल का वैलिड, जब तक विज्ञप्ति आई है तब तक के लिए वैलिड होना चाहिए आपका। आगे देखेंगे, अगर आपने फॉर्म भरते हुए क्षैतिज आरक्षण हेतु अप्लाई किया है, जिसमें आपका DFF, एक्स सर्विसमैन, PH और स्पोर्ट्स पर्सन, ऑर्फन कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होते हैं इनका लाभ लिया है, तो उनका सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, ये कह रहा है। आगे देखेंगे, उसके बाद आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये दिखाना होगा कि आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं। साथ ही साथ अगर आपके मम्मी पापा कहीं पर काम कर रहे हैं या आप काम कर रहे हैं तो आपका इन सर्विस का सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आगे। ठीक है, और उसके बाद आपका जो प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड जो आपका DLED का था वो भी कंपलसरी है। साथ ही साथ आधार कार्ड की फ़ोटो, आधार कार्ड या फ़ोटो युक्त वैलिड ID, जिसमें आप पैन कार्ड लगा सकते हैं या फिर वोटर ID लगा सकते हैं, और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये आपका लगाना ज़रूरी है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर चाहिए होंगे। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र पर भरी गई समस्त शैक्षणिक व अन्य अंकनाओं का परीक्षण मूल प्रमाण पत्र एवं अभिलेखों से किया जाएगा। तो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो भी लेके जाने हैं आपको, उनके 2 कॉपी जेरॉक्स बना के वो भी लेके जानी है। ठीक है, उनका मैच किया जाएगा। साथ ही साथ राज्य स्तर पर शैक्षिक अर्हता संबंधित प्रमाण पत्र एवं अभ्यर्थी द्वारा दावे की श्रेणी के संबंध में की गई अर्हताओं के मिलान करने पर यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो निदेशक महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपका अगर कोई सर्टिफिकेट में कोई जालसाजी या कोई डाउट होता है तो वो आपका डायरेक्टरेट लेवल से उसका डिसीजन लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण अंकना अथवा विसंगति पाए जाने पर अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई कमी पाई जाती है तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं होगी और उसके खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहना है। ठीक है, आगे देखेंगे, यदि कोई अभ्यर्थी
अंतिम अवसर के पश्चात भी काउंसलिंग में तिथि में उपस्थित नहीं होता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। जिस डेट पर आपको बुलाया जाता है उस डेट पर आप नहीं आते तो आपका आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाएगा, ऐसा कहना है। और कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। काउंसलिंग में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों से 13 डाइटों की सीट आवंटन हेतु वरीयता के आधार पर प्राथमिकता के रूप में विकल्प भरवाए जाएंगे। अभ्यर्थी को प्रथम वरीयता अपने गृह जनपद मिलेंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि किस तरह से कॉलेज मिलते हैं। 13 डिस्ट्रिक्टों में 13 डाइट्स हैं। डाइट्स का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। आपको वो ऑप्शन भरने होते हैं 13 की 13, उसके हिसाब से आपको रैंक मिलती है। परंतु यहाँ पर एक कंडीशन और एक और आ जाती है कि आपको प्रथम वरीयता पहला जो रैंक भरनी है, पहला डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भरनी है, वो अपना होम डिस्ट्रिक्ट भरना होगा जहाँ से आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र निर्गत हुआ होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन सबके लिए कंपलसरी होती है और उसके बाद आपको मेरिट के आधार पर आपको वो मिलेगा। आगे देखेंगे, SCERT उत्तराखंड देहरादून द्वारा काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजन शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड नन्नूरखेड़ा देहरादून के सभागार में प्रस्तावित है। ये बता रहा है कि आपको वहाँ पर आना है। उसके बाद वांछित समस्त मूल प्रमाण पत्रों के अभिलेखों के साथ स्वयं उपस्थित होंगे, आपको खुद आना पड़ेगा। अभ्यर्थियों को इन प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों की स्व प्रमाणित एक छाया प्रति एवं पासपोर्ट साइज की 2 फोटो अनिवार्य रूप से लानी है, ठीक है। आप एक सेट की जगह 2 सेट बना के ले जाइए, हो सकता है आपका कुछ काम आ जाए, परंतु 2 फोटो आपके लिए कंपलसरी है और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको लेके जाने हैं वहाँ पे। आगे कह रहे हैं कि काउंसलिंग में आने से पूर्व सभी सफल अभ्यर्थियों से अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लें कि 1 जुलाई 2025 को, अब ये यहाँ पर 26 हो जाएगा क्योंकि ये अगली बार का है, तो आपकी उम्र जो है 19 से 30 साल के बीच में हो, इससे अधिक ना हो। और आप अगर कैटेगरी का फ़ायदा ले रहे हैं तो कैटेगरी के जो अनुरूप होते हैं SC ST OBC उनके अनुसार होनी चाहिए। इससे अधिक किसी भी प्रकार की न्यूनतम आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी। अधिकतम में जो कैटेगरी का लाभ मिलता है वह मिला जाएगा, ये कहना है। तो ये थी काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स और डेट के रिगार्डिंग क्वेरी और कौन कौन सा जनपद आपको मिलेगा, किस प्रकार से जनपद मिलेगा, उसके बारे में संबंधित जानकारी। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों का एक प्रश्न था कि आपकी वेटिंग लिस्ट क्या है। कि अब मैं प्रोसेस बता देता हूँ आपको। देखिए, जिन लोगों का भी नाम आया है 314 साइंस आर्ट्स में है और 319 साइंस में, इस प्रकार से है। और कुछ सीटें बची हुई है क्योंकि 325 होती है। अब उनको कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, जैसे ST ऑर्फन में कैंडिडेट नहीं मिला या फिर SC PH में कैंडिडेट नहीं मिला, तो इस प्रकार की सीटें वो बची हुई हैं। अब होगा क्या, इतने लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है और काउंसलिंग में मेरे हिसाब से लगभग 100 से 150 बच्चा नहीं पहुंचता है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन जो है वन दरोगा के पद के लिए हो गया है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन पुलिस कांस्टेबल का हो गया है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन किसी अन्य प्रोसेस में हो गया होगा, तो बच्चे नहीं पहुंचते हैं। 100 से 150 सीटें खाली रह जाती है। जब काउंसलिंग हो जाती है उसके बाद वो डाटा एनालिसिस करते हैं कि 650 बच्चों में से कितने बच्चों की काउंसलिंग हुई, तो वहाँ पर देखेंगे 400 450 इस प्रकार से बच्चों की काउंसलिंग होती है। उसके बाद जो बची हुई सीटें उनके लिए दोबारा से रिजल्ट निकाला जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वेटिंग लिस्ट। 100 से 150 बच्चों के लिए, 100 150 वो 200 तक हो सकती है वो लिस्ट, इनके लिए वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है और उसके बाद इनको दोबारा बुलाया जाता है। फिर जैसे ही वेटिंग लिस्ट निकल जाएगी उसके बाद जैसे अभी के बच्चों को बुलाया जा रहा है वैसे उनको बुलाया जाएगा फिर काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो आपकी वेटिंग लिस्ट कब आएगी, जब इनकी काउंसलिंग प्रोसेस पूरी हो जाएगी। उसके बाद ये देखेंगे कि कितने बच्चों ने काउंसलिंग नहीं कराई और उस हिसाब से आपकी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। अब बहुत बार बच्चों का क्वेश्चन था कि कितने मार्क्स कट ऑफ से नीचे जा सकती है। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा होता है जनरल कैटेगरी को। जनरल कैटेगरी में आपको 4 5 6 नंबर तक नीचे देखने को मिल जाएगी ये कट ऑफ। और उसके बाद सेम जनरल साइंस में भी, सेम आर्ट्स में भी, उसके बाद जो जनरल फीमेल है वहाँ पर भी 4 5 6 नंबर नीचे देखने को मिल जाती है। और उसके बाद जो कैटेगरी है वहाँ पर 2 3 4 नंबर तक जिसका नंबर कम है वहाँ पर सिलेक्शन आने के चांसेस पूरे रहते हैं, ठीक है। आपका अगर आपका सेम नंबर पे कट ऑफ है और डेट ऑफ बर्थ की वजह से बाहर है तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका 1 2 3 नंबर 4 नंबर तक किसी कैटेगरी में कम है तो वहाँ पर भी आपका नाम आने के चांसेस हैं। अगर आपका जनरल कैटेगरी से है और 5 6 7 नंबर तक भी कम है तो वहाँ पर भी आपकी संभावनाएं पूरी हैं कि आपका नई जो वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें नाम पूरी तरह से आने के संभावित चांस है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी हमें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। DLED से संबंधित सारी जानकारी आपको पूरी इस चैनल के अलावा कहीं पर नहीं मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।